पॉसिबल डायरेक्शंस में इमिट करेगा। उसके बाद में आगे अल्फा पार्टिकल जो अननेसेसरी इमिट होंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह से ये लीडिंग ब्रिक्स थे, एंड बाद में फिर यहाँ पे गोल्ड की फॉइल एंड जो यहाँ पे स्कैटरिंग होने वाली है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल एज इट इज ट्रेवल करते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जो यहाँ तक तो ट्रैवल करते थे लेकिन उनका डिविएशन होता था मोर देन 0 लेस देन 90 डिग्री से। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जो यहाँ तक आते थे एंड जिस पाथ से आ गए उसी पाथ से वापस जाते थे, यानी पाथ को खुद के रिट्रेस करते थे। इस तरह के ये अल्फा पार्टिकल का डिविएशन हो रहा था बाय दिस गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो ये डेविएशन के ऊपर से ये गैगर एंड मार्सगन ने कुछ बातें बोली थी, गूगल को सबमिट की थी। वो इस तरह से थी कि बेसिकली अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं तो इसका मतलब जो एटम की बात हम कर रहे थे वो एटम कैसा होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इनका बोलना था कि 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनका डेविएशन 0 से लेकर 90 डिग्री तक था। उसके बाद में 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जिनका डेविएशन एग्जैक्टली 180 डिग्री से हो रहा था। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन गैगर एंड मार्सगन ने अकॉर्डिंग टू अबव एक्सपेरिमेंट सबमिट किए थे रुदरफोर्ड को, और उसके सबमिशन के बाद में रुदरफोर्ड खुद के एटॉमिक मॉडल के साथ आता है और जहां पे वो एक्सप्लेन करता है कि एटम इज ए होलो स्फीयर, एटम इज ए होलो स्फीयर जिसमें क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर, पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर, और उस कोर को बोला गया कॉल्ड एज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद में जो एटम की साइज होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -10 मीटर, देन दैट ऑफ न्यूक्लियस की जो साइज है वो होती है 10 to the power -15 मीटर, इस ऑर्डर में। एंड बाद में ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इनटू सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, इनटू सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया थे, ये हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद में एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए बहुत ज्यादा भरोसेमंद एटॉमिक मॉडल था। तो ये हमें इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट आते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे एंड इंसिडेंट होने के बाद उनकी जो स्कैटरिंग हो रही थी, तो अल्फा पार्टिकल एंड उनके स्कैटरिंग के एंगल के बिटवीन का रिलेशन है वो इस तरह से था, स्टार मार्क करके याद करो, इंपॉर्टेंट है कि n प्रोपोर्शनल टू 1 sin रेज़ टू 4 थीटा बाय 2, वेयर n का मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, और थीटा का मतलब होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कौन से एंगल पे अपन ये स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है नंबर के बिटवीन एंड एंगल के बिटवीन। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या होता है कि देखो एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज है, ये मूव हो रहा है, ये न्यूक्लियस के ऊपर जाके बम्बार्ड होने वाला है, लेकिन पता क्या है, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो रिपेल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस तक ये अल्फा पार्टिकल जाता है एंड वहां से ही वापस आता है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस था जहां तक ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज गया था उसको बोला जाता है आर, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कंडीशन ऐसी होती है कि द डिस्टेंस at which kinetic energy becomes potential energy is called as distance of closest approach.
जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी, ये अल्फा पार्टिकल जो फास्ट मूविंग था ये मोशन में था, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, वर्क किया, और वर्क करके क्या किया, ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया। तो ये वर्क जो था वो यहाँ पे आके पूरा खत्म हो गया, कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो उस केस में जो डिस्टेंस बचा था वो बन गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सेम इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। बट यहाँ पे Q1 का मतलब हमें लेना है Z1 इंटू E एंड Q2 का मतलब लेना है Z2 इंटू E। अभी Q1 मतलब क्या, वो अल्फा पार्टिकल या फिर जो भी पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्ड हो रहा है, एंड Q2 का मतलब जिस न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड हो रहा है, ठीक है। यानी कि Z1 एंड Z2 इनको मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एटॉमिक नंबर्स बोला है, ठीक है। ये बने एटॉमिक नंबर्स फॉर द गिवन न्यूक्लियाई। एंड E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। यानी कि सेम एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि E is equals to 1/4 एप्सिलॉन जो कांस्टेंट है इनटू Z1 Z2 इनटू E स्क्वायर अपॉन R। यानी कि R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/एनर्जी से। जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी वहां पे रेडियस या फिर डिस्टेंस कम होगा। देन ये R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z1 इंटू Z2 से। जितना चार्जेस ज्यादा होंगे, हायर न्यूक्लिया वहां पे बम्बार्ड होगा, उतनी ज्यादा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अगर सेम बात मास की जाएगी तो यहाँ पे अगर मास देखेंगे तो R एंड मास ये भी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड यानी कुछ रिलेशंस मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो रुदरफोर्ड के थ्योरी में यही इंपॉर्टेंट था, एक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉर द गिवन स्कैटरिंग एंगल, दूसरा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके एटम के कंक्लूजन तो हमने देख लिए। उसके बाद में उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब इसका लिमिटेशन क्या था, देखो एकदम सिंपल बात है, 2-3 स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूंगा कि रुदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इनटू सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब दूसरी बात जो है कि हमें मालूम है सर्कुलर मोशन में एवरी सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा था। उसमें अगर मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की थ्योरी के ऊपर अगर फोकस करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी चार्ज is in accelerated motion have to emit energy। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से एनर्जी इमिट कर रहा है तो क्या होगा, देन एनर्जी लेवल of electron must goes on decreasing and it will fall on nucleus by following a spiral path। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ऑर्बिट मिलता है, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस होता है, इसके सराउंडिंग में ये डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी लेवल किस तरह से है। जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, कम होती है, वो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। थोड़ी एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पे आएगा, और एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर ये चारों स्टेटमेंट रीड करेंगे तो देखो कंडीशन क्या है कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में,
लेकिन हर एक सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। मैक्सवेल ने बोला था सर्कुलर मोशन में अगर चार्ज है तो वो एनर्जी इमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसी एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी लेवल कम होगी एंड वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपनी मोशन परफॉर्म करके ऐसे न्यूक्लियस पे फॉल होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द बिहेवियर ऑफ एटम। कोई भी एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर आके नहीं गिरते, तो ऐसे क्यों नहीं होता है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ये रदरफोर्ड के पास नहीं था। इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एंड ये लिमिटेशन जो था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था नील्स बोहर, उसको बोला जाता है वन ऑफ द अदर साइंटिस्ट ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि इसकी खुद की कुछ जैसा ज्यादा काम तो ही नहीं, खुद की कुछ जैसा आने वाला है। तो ये नील्स बोर ने क्या बोला कि मेरे पोस्टुलेट पढ़ने से पहले आपको क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें सर्कुलर मोशन, मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें मैक्सवेल थ्योरी, उसके बाद में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। Planck's constant which is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड एंड न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये सब आपको अगर मालूम है तो फिर नील्स बोर खुद के पोस्टुलेट्स लेके आता है और पोस्टुलेट्स में नील्स बोर एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे फर्स्ट वन कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि बात वही है कि एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्बिट की रेडियस आर है। तो नील्स बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है कि इसके सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था यानी mv²/r, तो ये mv²/r इस केस में प्रोवाइडेड होता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4πε into E²/r²। ये बात चल रही है हाइड्रोजन एटम की, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसमें m का मतलब होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट होती है। r का मतलब होता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये 1/4πε कांस्टेंट है एंड बाकी सबकी मीनिंग्स आ गई। सेकंड पोस्टुलेट में ये नील्स बोर एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट्स एनर्जी इनटू द ऑर्बिट्स whose angular momentum is equals to h/2π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनके लिए ये L यानी एंगुलर मोमेंटम ये इस तरह से होता है n into h/2π। तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं कर सकता। मीनिंग सेम है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली कंसिडर करते हैं एज ए ऑर्बिट नंबर। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। एंड थर्ड ऑर्बिट में बोर एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट and energy is emitted in the form of high energy photons which is given by En minus Ep equal to h nu
एंड एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक ही केस में इमिट करता है, और वो केस है कि जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। उसी एक केस में यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इमिट होती है। इमिट होने वाली एनर्जी लाइट के फॉर्म में यानी फोटोन के फॉर्म में होती है, एंड एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू दोनों एनर्जी के लेवल का डिफरेंस जो होगा उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बने नील्स बोर के 3 पोस्टुलेट्स, जिसके ऊपर से हमें कुछ रिलेशन डिराइव करने हैं, जिनके ऊपर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द गिवन ऑर्बिट। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो यहाँ पे ये n छोड़ के बाकी सब पार्ट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो उनको निकालेंगे तो r बनेगा प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, लेकिन आपको अगर हाइड्रोजन लाइक बोलेंगे, मतलब जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए इनका मॉडिफिकेशन इस तरह से होता है, r प्रोपोर्शनल टू बनता है n स्क्वायर अपॉन z। ये बना मॉडिफिकेशन, और ये एप्लीकेबल है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें z अदर देन 1 हो सकता है। एंड अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उस केस में रेडियस होती है फर्स्ट ऑर्बिट में 0.53 एंगस्ट्रॉम, सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके। अभी रेडियस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बोर्स ऑर्बिट। एंड ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2nh इंटू एप्सिलॉन, ई स्क्वायर अपॉन 2nh इंटू एप्सिलॉन। अगर इस इक्वेशन में फिर से देखेंगे तो n को छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट मींस v बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। फिर से अगर हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे तो ये बनेगा प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ठीक है, एंड अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो आती है इन द रेंज ऑफ 2.12 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में वेलोसिटी के बाद में और एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बोर्स ऑर्बिट। एंड ये जो एनर्जी होती है उसके लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज गिवन बाय माइनस ऑफ m e raised to 4 upon 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये माइनस में होती है यानी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है। अगर ये प्लस बन गई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर से मैंने जिसको डार्क किया है वो सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस के रिलेशन हम बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपको एक टेबल बनाना कंपलसरी है, नेसेसरी है कि हमें बस क्या करना है कि रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी इनकी वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रखनी है और उसको प्रिपेयर भी करना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। और ये कैलकुलेट करनी फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट। ऐसे ये टेबल कंप्लीट करेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सब कुछ इजी हो जाएगा। तो अब रिलेशन का यूज करके हमें और कुछ रिलेशंस मिलते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वो अगर निकालना है तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v। इसका मतलब t प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v है, बट कंडीशन क्या है कि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n है। यानी कि क्या होगा, t प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n। एंड इसको पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस में ये t बनेगा प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब। पीरियोडिक टाइम रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें n का क्यूब हमें प्रोपोर्शनल कंसीडर करना पड़ता है। एंड सेम केस अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए देंगे
तो ये बनेगा T प्रोपोर्शनल टू N का क्यूब अपॉन Z का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पीरियोडिक टाइम। और पीरियोडिक टाइम के बाद में अगर आपको सेम क्वेश्चन पूछेंगे फॉर, जैसे कि L है, L मतलब एंगुलर मोमेंटम जो m इंटू वी इंटू आर है, तो m यानी मास जो कांस्टेंट है, v के लिए क्या है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, r के लिए क्या है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी l आता है प्रोपोर्शनल टू n, बट r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर था, इसलिए ये l का एंड n का रिलेशन क्या होगा, r का एंड l का रिलेशन, हम यहाँ पे दोनों साइड में रूट लेने पड़ेंगे, यानी कि ये l का रिलेशन आएगा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। तो ये रिलेशन आता है फॉर एंगुलर मोमेंटम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, एक रेडियस के साथ में। ठीक है, वैसे हम ओमेगा के लिए भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा होता है 2π/t, यानी t का जो रिलेशन था वो बस उल्टा हो जाएगा, तो ओमेगा बनेगा प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर अपॉन n का क्यूब। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, एकदम इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ेंगे और एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट जो नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था, उस पोस्टुलेट में नील्स बोर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करते हैं, लेकिन एक ही केस में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो उस केस में जो है हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग होगी एनर्जी का स्पेक्ट्रम। अब ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम यानी जो एनर्जी इमिट हो रही है ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। और एनर्जी के स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कुछ बातें कि एक हाइड्रोजन एटम होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एक्साइट होके वो क्या होगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा और आते टाइम एनर्जी को इमिट करेगा। इस तरह से सबसे पहले ये एनर्जी स्पेक्ट्रम का ऑब्जर्वेशन एक साइंटिस्ट ने किया था जिसको बैमर, जिसका नाम है बैमर, अराउंड 1887। और इसमें क्या किया था कि हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वापस लाया था, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी इमिट हो रही थी उसको रिकॉर्ड किया था, कैलकुलेट किया था इस तरह से, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जिनकी वैल्यूज थी अल्फा 6563 एंगस्ट्रॉम, बीटा 4868 एंगस्ट्रॉम, गामा 4323 एंगस्ट्रॉम एंड डेल्टा 4202 एंगस्ट्रॉम। और ये चारों नंबर के साथ कुछ रिलेशन डिराइव करने के बाद ये खुद का एक रिलेशन लेके आया था, 1/λ इज इक्वल्स टू r अपॉन r इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन बैमर ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको बोला जाता है बैमर्स एम्पिरिकल इक्वेशन, जिसमें लैम्बडा का मतलब होता है वेवलेंथ, 1/λ का मतलब है वेव नंबर, r का मतलब है राइट बॉक्स कांस्टेंट, और ये राइट बॉक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। 2 तो नंबर है, n का मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके आ रहा है। लेकिन फिर से वही बात की ये एक्चुअल रिलेशन आता कैसे है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ये बैमर के पास नहीं थी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से नील्स बोर आता है एंड एक्सप्लेन करता है कि अकॉर्डिंग टू En माइनस EP इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा 1/λ इज इक्वल्स टू m⁴/8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ इंटू c ब्रैकेट ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। एंड ये जो ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट की वैल्यू अगर ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो अगेन ये आती है इक्वल टू r, यानी कि 1.097 इंटू 10⁻7। इसका मतलब नील्स बोर ने इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था, जो इक्वेशन बनता है 1/λ इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे p है, मतलब कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। इसलिए क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद ये लेमन जो था इसने p इक्वल्स टू 1 पुट किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में से फर्स्ट स्टेट में आएगा तो वो जो लाइट इमिट कर रहा है उसको उसने
फाइंड किया तो उसको लगा कि यहाँ पे जो लाइट आती है वो अल्ट्रा वायलेट में आती है। उसके बाद में बैमर ने तो पहले ही बोल के रखा था कि अगर ये सेकंड ऑर्बिट में आएगा P = 2 होगा तो उस केस में जो लाइट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होगी, जिसकी वेवलेंथ 3500 से 7500 की इन बिटवीन होगी। उसके बाद में जो पैशन आता है ये बोलता है कि अगर P = 3 होगा तो ये लाइट जो है वो 7500 एंगस्ट्रॉम के बियॉन्ड होगी, यानी इंफ्रारेड रीजन में होगी। उसके बाद में ये ब्रैकेट बोलता है कि अगर हम P = 4 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो नियर इंफ्रारेड है, एंड यहाँ पे P फंड जो था वो एक्सप्लेन करता है कि जब हम P = 5 को कंसिडर करेंगे तब ये वेवलेंथ फार इंफ्रारेड इस रीजन में लाई करती है। मतलब बातें वही चल रही है एनर्जी स्पेक्ट्रम की, और इस एनर्जी स्पेक्ट्रम में सबसे पहले बैमर ने जो रिलेशन एक्सप्लेन किया था उसका थ्योरेटिकल प्रूफ बोहर ने एक्सप्लेन करने के बाद इन पांचों लोगों ने क्या किया था, एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करके लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया था। इससे रिलेटेड हमें 2 पॉइंट पढ़ने बहुत जरूरी है। एक आता है सीरीज लिमिट यानी कि जो ये 5 सीरीज अपन पढ़ रहे हैं, लेमन, बैमर, पैशन, ब्रॅकेट, पीपन, लाल, बाल, पाल, मुळे ब्रिटिश पळाले, कसे पळाले, अल्ट्राव्हायलेट पळायला लागले, विजिबल दिसायला लागले, इंफ्रारेड जोरात पळाले, नियर इंफ्रारेड जवळून पळाले, फार इंफ्रारेड दूर पळाले। ठीक है, तो ये जो सीरीज अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये पांचों लोगों की, उनकी लिमिट, अब सीरीज लिमिट यानी क्या होगा, वेवलेंथ विल बी मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम होगी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एंड ये सब पॉसिबल होगा अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से वापस आ रहा है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो सीरीज लिमिट अगर फॉर लेमन चाहिए तो लेमन के लिए हम पुट करते हैं P = 1 तो n = इंफिनिटी, यानी 1/λ बनता है R इन ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/infinity यानी 0, यानी कि लैम्बडा = आ रहा है 1/R। ये होती है सीरीज लिमिट फॉर लेमन। ठीक है, सेम सीरीज लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं फॉर बैमर। बस बैमर के लिए क्या होगा, P = 2 n = इंफिनिटी, तो ये 1/λ क्या होगा, R इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 0, यानी लैम्बडा = कितना हो गया, 4/R। ठीक है, उसके बाद में आता है पैशन, इसके लिए P = 3 होगा, n = इंफिनिटी होगा। सेम पार्ट रिपीट करेंगे तो लैम्बडा = बनेगा 9/R। अगर यही केस ब्रैकेट के लिए होगी तो वहां पे P = 4 लेना पड़ेगा, n = इंफिनिटी, तो ये लैम्बडा बनेगा 16/R। एंड लास्ट में अगर ये हम अप्लाई करेंगे फॉर P फंड तो वहां पे P = 5 n = इंफिनिटी बनेगा, तो लैम्बडा विल बी 25/R। इस तरह से ये सीरीज लिमिट फॉर द गिवन सीरीज हम फाइंड कर सकते हैं। बस हर बार क्या करना है, n = इंफिनिटी पुट करना है। ये नंबर आपको अगर डायरेक्टली याद है तो विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन आपको आंसर्स मिल सकते हैं। सेम उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन द स्पेक्ट्रम, highest wavelength emitted in the spectrum। और ये हाईएस्ट वेवलेंथ इमिट होगी मतलब क्या होगा, लैम्बडा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, मिनिमम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब एनर्जी भी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। ये कब पॉसिबल है कि ये P की जो वैल्यू होगी उसके लिए जो n होगा वो P+1 मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम पास वाले ऑर्बिट से आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो फिर से हमें वही मिलेगा कि लेमन के लिए हमें अगर फाइंड करना है तो P अगर 1 लेंगे तो n = 2 बनेगा, यानी 1/λ = R इन ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/4 बना, यानी कि ये 3 - 4, तो लैम्बडा = 4/3 टाइम्स ऑफ R। ये बनी हाईएस्ट वेवलेंथ। इससे ज्यादा वेवलेंथ लेमन की सीरीज में इमिट ही नहीं हो सकती। उसके बाद में आएगा बैमर, और बैमर की केस में क्या होगा, P = 2 होगा, n = 3 होगा, तो 1/λ बनेगा R इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9, यानी कि होगा 5/36।
यानी कि लैम्बडा इक्वल टू बनेगा 36/5R। इससे ज्यादा वेवलेंथ ये बैमर में इमिट ही नहीं हो सकती। उसके बाद में आएगा पैशन, इसमें क्या होगा, P इक्वल्स टू 3 होगा तो N इक्वल्स टू 4 होगा, यानी 1/λ इज इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट आएगा 1/9 माइनस 1/16। तो ये लैम्बडा इज इक्वल्स टू बनेगा 144/7R। ये हो गई यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ। सेम अगर अप्लाई करेंगे फॉर ब्रैकेट तो उसके लिए क्या हो रहा है कि P इक्वल्स टू अगर 4 है तो N इज इक्वल्स टू 5 होगा। P इक्वल्स टू 4 एंड N इक्वल्स टू 5। सो 1/λ विल बिकम इक्वल्स टू R अपॉन 1/16 माइनस 1/25। तो इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 25 माइनस 16, तो ये आएगा 9R एंड ये 400/9R। सेम अगर अप्लाई करेंगे फॉर P फंड तो उसके लिए P इक्वल्स टू 5 होगा तो N इज इक्वल्स टू 6 होगा। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू आ रहा है R इन ब्रैकेट 1/25 माइनस 1/36। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 11R। इस तरह से ये हाईएस्ट वेवलेंथ के रिलेशंस यहाँ पे मिलते हैं। ये बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर और वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अभी स्टार मार्क करके रफ्तार करके मैं लिख के दे रहा हूँ उसके ऊपर से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अभी 2 मिनट में बस। ठीक है, फिर से लॉग इन करो, लिंक सेंड करता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, तो ये होगी सीरीज लिमिट एंड हाईएस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड इन द गिवन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी सेम बातें अगर हमें डायरेक्टली एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपको कंडीशन दी है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम nth ऑर्बिट टू द pth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऐसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कि जंप्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू pth ऑर्बिट। ठीक है, तो उस केस में अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो ये En माइनस EP करेंगे। En माइनस EP इसको बोला जाएगा डेल्टा E, यानी एनर्जी एमिटेड इन द गिवन स्पेक्ट्रम। एंड ये जो डेल्टा E होगी ये कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे 13.6 टाइम्स ऑफ Z²। कोई भी एटम है, अगर हाइड्रोजन की Z1 पुट कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, 1/n² माइनस 1/p²। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, 1/p² माइनस 1/n²। तो इस रिलेशन का यूज करके हम डायरेक्टली एनर्जी इमिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हाइड्रोजन एटम में तो हमें डायरेक्टली मालूम ही होता है, जो टेबल मैंने बोला है उस टेबल में हम फाइंड ही करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ऑर्बिट तक कितनी एनर्जीज होती है। ठीक है, सो सेम एनर्जी से अगर हमें वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है तो 1/λ जो है, पहले हम मालूम है कि हाइड्रोजन होता तो डायरेक्टली R लिखते थे, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे दूसरा कोई दिया तो R को बस Z² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा Z² इंटू R ब्रैकेट ऑफ 1/p² माइनस 1/n²। इस तरह से एक तो एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी, अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट द एनर्जी स्पेक्ट्रम। ठीक है, और उसमें बस आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा R इंटू H इंटू C, इसको 1 राइटबर्ग ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, 1 राइटबर्ग, और 1 राइटबर्ग की जो वैल्यू होती है दैट इज 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसका हमने ऑलरेडी ऊपर यूज किया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसका कुछ काम नहीं है, बस जो काम था मैंने पहले बोल दिया है, एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम यानी क्या होता है, बस ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आएगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये लाइंस मतलब क्या है कि हर एक ऑर्बिट एंड उसकी एनर्जी है। ये n इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, ऐसे आपको एनर्जी के ऑर्बिट्स दिए। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम ऊपर डिस्कशन कर रहे थे
कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो वो कहाँ से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, या फिर फिफ्थ ऑर्बिट से आ सकता है, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, या फिर सेकंड से आ सकता है। लेकिन वो आने वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो वो एक तो nth से आएगा, नहीं तो फिफ्थ से आएगा, नहीं तो सेकंड से आएगा, नहीं तो थर्ड से आएगा। सेम वे यहाँ पे अगर थर्ड में आ रहा है तो इन्फिनिटी से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, या फिर फोर्थ से आ सकता है। एंड अगर वो आने वाला इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आ रहा है तो इन्फिनिटी या फिर फिफ्थ, एंड फिफ्थ में आने के लिए इन्फिनिटी से आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केसेस है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आ सकता है एंड किस तरह आ सकता है। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, ये वर्टिकल लाइंस ये आपको एक्सप्लेन करती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी इमिट होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, यानी कि वर्टिकल लाइन की जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी इस केस में क्या होती है, इमिट होती है। लेकिन मेनी टाइम्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड ऑर्बिट नहीं जंप करता है, पहले एक साइड में से आता है, फिफ्थ पे आता है, यहाँ पे रुकता है, यहाँ से आके फिर ये थर्ड में या फिर सेकंड में जंप करता है। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन रुक रुक के जंप करेगा तो क्या होगा, जो एनर्जी इमिट होगी उसमें वेवलेंथ एक नहीं होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट होंगे। तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशन यूज करना है n in bracket n-1/2, n in bracket n-1/2। यहाँ पे n का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड ऑर्बिट में से आ रहा था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में ग्राउंड में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, वो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा। अगर थर्ड में से आ रहा है तो n=3 पुट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी 3 आ रहा है। अगर उन्होंने बोला कि n फिफ्थ है, फिफ्थ ऑर्बिट से वो वापस आ रहा है तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, तो ये बनेंगे 2 × 5, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे 10। इस तरह से कितने स्पेक्ट्रल लाइंस वहां पे इमिट होंगे ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो। एंड यही बेसिक केस है, यही आपको प्रिपेयर करना है। इसमें और एक केस है कि इलेक्ट्रॉन अगर रुक रुक के आ रहा है तो उस केस में क्या करना है, n1 - n2 × n1 - n2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऐसे भी होता है, मतलब आपको मेंशन करके दिया है कि ये n2 फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, n1 उसका फिफ्थ था, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होंगे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, हम फोकस बेसिकली इसी के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने बोर्स की थ्योरी का यूज करके एटॉमिक मॉडल, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रम रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको छोड़ के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके लिए मैं आपको ग्रुप पे एमसीक्यू की वर्कशीट दे रहा हूँ, तो वर्कशीट में जो एमसीक्यू आएंगे उससे रिलेटेड आपको ये पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक थ्योरीज रिलेटेड, बोर्स से रिलेटेड जो पार्ट हमने डिस्कस किया उसके एमसीक्यू का डिस्कशन करना है लेक्चर में। पहले मैं वर्कशीट ग्रुप पे शेयर करूंगा, फिर उसके डाउट्स हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे रात को, और जो टाइम होगा नाइट का वो मैं आपको ग्रुप पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में एटॉमिक थ्योरीज का डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। कल का सेम टाइम होगा, सेम लेक्चर होगा, जिसमें